यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने बहुत विध्वंसक हमला किया है। मिसाइल हमलों से कीव में भीषण विस्फोट हुआ। KH-101 और इस्कैंडर मिसाइलों से रूस ने ताजा हमलों को अंजाम दिया है। जरा तस्वीरें आप देखिए। एयर डिफेंस ने कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने का दावा जरूर किया है, लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि तबाही का पैमाना इस बार कितना बड़ा है। और एक और बड़ी खबर, राजधानी कीव पर मिसाइल हमले का एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। KH-101 क्रूज मिसाइल से कीव को कैसे दहला दिया गया, ये आप देखिए। अटैक से पहले मिसाइल ने छोड़े हैं डिकॉय फ्लेयर्स। ये देखिए तस्वीर आपके सामने राजधानी कीव की है। जब से यूक्रेन की तरफ से रूस के हॉस्टल पर हमला किया गया है, छात्रों की मौत हुई है। इसके बाद से ही पुतिन काफी ज्यादा आक्रोशित है। गुस्सा सातवें आसमान पर है पुतिन का। और वहीं कीव के सभी जिलों को रूस ने टारगेट किया है। मिसाइल अटैक से सुपरमार्केट भी पूरी तरह से तबाह हो गई। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये सुपरमार्केट की तस्वीरें हैं। किंजल और जिरकॉन मिसाइलों से यहां पर हमला किया गया है। यानी जो रेजिडेंशियल इलाके हैं, जो कमर्शियल इलाके हैं, वो भी इस बार रूस के निशाने पर रहे। बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। और एक और बड़ी खबर कीव को लेकर, कीव समेत कई शहरों पर न सिर्फ राजधानी कीव बल्कि यूक्रेन के और भी शहरों को निशाना बनाया गया। एक दिन में रूस ने दागी है 111 मिसाइलें। कीव में बुनियादी ढांचों को भारी नुकसान, ये देखिए। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। राजधानी कीव को तो दहलाया ही है, लेकिन बीते 2 दिन से एक के बाद एक जो हमले हो रहे हैं, इसमें कीव के अलावा ओडेसा तक, पोर्ट सिटी ओडेसा तक यूक्रेन पर बारूद बरसाया जा रहा है। और कीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों से भी हमले किए गए हैं। रूसी हमलों से कीव में भीषण तबाही मची। 4 लोगों की मौत हुई है, 83 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। और जो ज्यादातर घायल हैं वो भी सीरियस बताए जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, कीव में कैसे भीषण तबाही मची है और बड़े पैमाने पर जान माल के नुकसान की खबर है। Сука, это ж еще может... तो रूस ने कीव मेट्रो के पास भी धमाका किया। मिसाइल अटैक से मार्केट में भीषण आग लग गई। मेट्रो स्टेशन के बाहर कई दुकानें खाक हो गई। ये देखिए आप, कीव मेट्रो के पास मार्केट है, यहां पर मिसाइल से हमला किया गया और उसके बाद कैसी तबाही मची है, तस्वीरों से साफ। और वहीं एयर अटैक से कीव मेट्रो की बिल्डिंग भी तबाह हो गई है। ये ताजा अपडेट सामने आ रही है। बैक टू बैक बिल्डिंग्स पर हमलों की ताजा रिपोर्ट। सेंट्रल और पूर्वी शहर में कई घर बर्बाद हो गए हैं। ये तस्वीरें आप जरा देखिए। कीव में 24 घंटे से राहत कार्य जारी है, लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि इस नुकसान की भरपाई में तो सालों लग जाएंगे कीव को। एयर अटैक से कीव मेट्रो की जो बिल्डिंग थी वो पूरी तरह से तबाह हो गई है। पूर्वी शहर में कई घर भी बर्बाद हो गए। और देखिए आप, एक और बड़ी खबर आपको बताएं। रूस के हमलों के बाद कीव में भारी विध्वंस देखने को मिल रहा है। रिहायशी इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। शॉपिंग सेंटर हो, मार्केट हो, सब पर ये देखिए आप तस्वीरें, ये एरियल व्यू आप देख पा रहे हैं। और इसमें आपकी जहां तक नजर जाएगी, कीव के अंदर ये विध्वंस मचा है। वेयर हाउस और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी निशाना साधा गया, कुछ भी नहीं छोड़ा है। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध जारी है। रूस ने यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला करके तबाही मचा दी है। रूस ने कीव और आसपास के इलाकों पर 90 मिसाइलों और 600 ड्रोन से हमले किए हैं, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए।
रूस का यह हमला राजधानी कीव, इसके अलावा फास्टिव, बुचा, ब्रोवेरी, बिला तिरस्तिरफका और विशहोरोड में हुआ है। रात 1 बजे से सुबह 5 बजे तक यूक्रेन पर लगातार हमले होते रहे। रूस की सेना ने यूक्रेन के अलग अलग ठिकानों को टारगेट पर लिया। यूक्रेन के रिहायशी इलाके, बुनियादी ढांचे और सैन्य ठिकाने सब रूस के टारगेट पर रहे। जी हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी मौजूद हैं। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। रूस का इरादा क्या नजर आ रहा है? ये आक्रामकता क्या बयां कर रही है? अभी तक ऐसा लग रहा था कि राजधानी कीव को बख्शा हुआ है व्लादिमीर पुतिन ने, लेकिन अब एक स्कूल पर हमला होता है और उसके बाद ऐसा लग रहा है कि तीसरी आंख खुल गई है रूस की और भीषण हमले हो रहे हैं। जबरदस्त तबाही का तांडव इस वक्त कीव के अंदर नजर आ रहा है। सबसे बड़ा मकसद इस वक्त इस तरह के हमलों के पीछे क्या लगता है? देखिए समीर जी, 2022 में फरवरी में जब ये युद्ध स्टार्ट हुआ था तो अराउंड 2 महीने तक कीव टारगेट में था। इसके बाद से पुतिन अपनी स्ट्रेटजी चेंज किया क्योंकि कीव को कहा जाता है मदर ऑफ रशिया, एक सिविलाइजेशनल कल्चरल अटैचमेंट कीव से, और ये माना गया कि पॉलिटिकली वोलेटाइल जगह है, इसको टच नहीं करते, और पूरा ध्यान जो है उसका ईस्टर्न यूक्रेन पर रहा और काफ़ी हद तक कामयाबी मिली। लेकिन इधर देखते हैं, यदि डिकोड करें पिछले 2 महीनों को, तो जेलेंस्की को ये गलतफहमी हो गई या इल्यूजन हो गया कि वो डायरेक्ट मॉस्को पर अटैक करेगा। अभी तक यूक्रेन भी जो अटैक कर रहा था ड्रोन के माध्यम से, कुर्स्क रीजन में कर रहा था, बॉर्डर एरिया में कर रहा था, लेकिन जब मॉस्को पर अटैक करने लगा तो पुतिन को ये लगा कि अब जो है मैसेज करना जब जरूरी है। और मुझे लगता है कि जो कल की जो घटना हुई है, जो बैलिस्टिक मिसाइल से, हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से और सैनिक से हमला किया गया और कीव को तबाह किया, कि ये संकेत है कि अब जो है पुतिन को भी ये लगने लगा है कि जेलेंस्की जो है डिप्लोमेसी या जो एक टैक्टिकल जो एक कैसे पोजीशनिंग को भाषा की समझता नहीं है। इसको लगता है कि मैं मॉस्को पर अटैक किया, आपने दिखाया अपनी रिपोर्ट में किस प्रकार से। इवन आप देखो परेड डे के दिन पुतिन बार बार कहते आए कि यूक्रेन को मॉस्को पर अटैक करने से बचना चाहिए। तो वो एक ऐसे सेंसिटिव जोन को यदि दोनों अंडरस्टैंडिंग होती तो मुझे लगता है कि ये वॉर धीरे धीरे फेज आउट हो रहा था और इस वॉर की चर्चा भी कम हो रही थी दुनिया से जिस प्रकार से शुरू में। लेकिन फिर से इसको पूरी तरीके से धार देने का काम क्या किया? जेलेंस्की ने किया। और ये जेलेंस्की क्यों किया, ये जेलेंस्की को खुद नहीं मालूम है कि आखिर क्यों किया। इसलिए क्योंकि जेलेंस्की को बार बार इस बात को एहसास है कि वो रूस के आगे टिक नहीं सकता और उसको सपोर्ट देने वाला खुद वेंटिलेटर पे है अमेरिका। वो खुद त्राई में वो समझ नहीं पा रहा कि मैं कहां से कैसे निकलूं। तो मुझे लगता है, और अभी कल की रिपोर्ट है, यदि देखा जाए स्टेटमेंट देखा जाए जॉर्जिया मेलोनी की, जॉर्जिया मेलोनी कहती है कि हमें डायरेक्ट पुतिन से बात करनी चाहिए। तो दूसरी तरफ डिप्लोमेसी का चैनल खोले हुए, पता नहीं लेकिन जेलेंस्की को लगता है कि ये साफ लग रहा है संदीप सर, ये साफ लग रहा है ऐसा कि जेलेंस्की को ही पता है कि जब तक ये युद्ध खिंचता रहेगा तब तक कम से कम उनकी जो कुर्सी है वो तो बची ही रहेगी। एक और बड़ी खबर कीव में तबाही को लेकर, कीव में तबाही का एक और वीडियो आपको दिखाते हैं, बहुत ही खौफनाक है। रूस ने ओरेश्निक से हमले को अंजाम दिया था। ओरेश्निक हमले के बाद राजधानी कीव में बर्बादी, कई इमारतों में लगी है भीषण आग। ये देखिए आप, दूर तक जहां तक आपकी नजर जाएगी ये तबाही का मंजर है, गाड़ियां जलकर खाक, कई इमारतें जलकर खाक। ऐसा लग रहा है कि अचानक ही क्या हो गया, रूस और यूक्रेन युद्ध, जहां एक तरफ शांति लग रहा था कि लौट आएगी, फिर से युद्ध बहुत विध्वंसक और भड़क गया है। और अहम खबर है, ओरेश्निक हमले पर मॉस्को का कबूलनामा आ गया है। स्कूल पर हमले का कीव से लिया गया है बदला। लुहांस्क में नरसंहार का इंतकाम पूरा हुआ, ये कहा है रूस ने। तो रूस ने ये माना है कि ओरेश्निक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। इस खतरनाक मिसाइल का इस्तेमाल करके कीव में तबाही मचाई गई है, ये रूस एक्सेप्ट कर रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेनी सैन्य कमांड था ओरेश्निक मिसाइल का टारगेट और स्कूल पर जो हमला यूक्रेन की तरफ से किया गया उसका बदला पूरा हुआ। तो ये है व्लादिमीर पुतिन का प्रतिशोध, कीव में बारूदी शोक। जी हां, मॉस्को ने यह बात कबूल कर ली है, यह बात एक्सेप्ट की है कि कीव पर ओरेश्निक मिसाइल से हमला किया गया। कल ही TV9 भारतवर्ष ने आपको डिटेल में बताया था कि यह ओरेश्निक मिसाइल से किया गया हमला है। अब रूस ने एक्सेप्ट किया है, सैन्य कमान, एयरबेस और हथियार फैक्ट्री पर हमला किया गया। नागरिकों को टारगेट नहीं किया गया है, यह जरूर जोड़ा गया है रूस के बयान में। ओरेश्निक हमले में सारे टारगेट ध्वस्त कर दिए गए
और्शनिक हमले की वजह भी बताई गई है। यूक्रेन ने लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक पर हमला किया था। कीव के हमले में 21 लोगों की जान चली गई थी। पुतिन ने रक्षा मंत्रालय को इसका बदला लेने का आदेश दिया और उसके बाद ही रूस की तरफ से इस बेहद खतरनाक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। तो देखिए आप, और्शनिक मिसाइल आखिर कितनी ज्यादा विनाशकारी होती है यह आपके लिए समझना जरूरी है, और क्योंकि बहुत ही शक्तिशाली मिसाइल है जिसका इस्तेमाल किया गया है, आइए आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए इसकी रेंज कितनी होती है। 5500 किलोमीटर, और इसकी स्पीड आप देखिए 12300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यह अपने टारगेट को भेजती है। पेलोड 2 मेगा टन का, और इसके अलावा हथियार परमाणु बम भी ले जाने में जो और्शनिक है वो कैपेबल है। मल्टीपल वॉरहेड्स 6 मिसाइल ले जाने में सक्षम है। अलग अलग लक्ष्यों को भेदने की इसकी कैपेसिटी है, और इसके अलावा हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है ये, इसको रोक पाना भी मुश्किल है किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम। देखिए आप, थर्ड और पैट्रियट से तो रोकना इसको पूरी तरह से असंभव है, और फिलहाल अभी पैट्रियट और थर्ड का जो इस्तेमाल है वो किया जा रहा है यूक्रेन के जंगी मैदान में। प्री न्यूक्लियर डिटरेंस के लिए इसका जो डिजाइन है वो किया गया, आप समझ सकते हैं। अब खास बात क्या है, उड़ान के दौरान रास्ता भी ये मिसाइल बदल सकती है। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी सर, जहां तक मुझे ध्यान है और अगर मैं गलत नहीं हूं तो बीते 4-5 साल के युद्ध में 3 से 4 बार ऐसा हुआ है जब इतनी शक्तिशाली और्शनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है यूक्रेन के खिलाफ। ऐसे वक्त में जब यह लग रहा था कि अब पूर्ण तौर पर शांति आने वाली है, तब इतने शक्तिशाली हमलों को अंजाम देना, किस तरफ यह युद्ध अब आपको रुख करता हुआ नजर आ रहा है? करना आपने बहुत अच्छी एनालिसिस की है कि और्शनिक मिसाइल सिस्टम जो है बहुत ही पोटेंट मिसाइल सिस्टम है। 10 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड इसकी रफ्तार है, और कोई भी आजकल प्रेजेंट डे में जो भी एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स हैं इसको भेद नहीं कर सकते। और इसका इस्तेमाल बहुत रेयरली हुआ है, जो आप कह रहे थे 3 से 4 बार हुआ है। इसको इसमें इस बार यूज़ करना टोटल एक एंग्री यंग मैन की वो दिखाता है। गुस्से में किया गया हमला है, प्रतिशोध के लिए किया गया है, क्योंकि लुहांस्क में जो इन्होंने स्कूल पर हमला किया जो कि एक नॉन मिलिट्री टारगेट था, उसका प्रतिशोध है। और ये प्रतिशोध में किया गया है। केवल मैं समझता हूँ जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है कि नॉन मिलिट्री टारगेट्स को नहीं हिट किया है, लेकिन इसमें हिट किया है। जैसा आप दिखा रहे थे, मेट्रो स्टेशन, कुछ मॉल्स वगैरह में इसका हिट किया गया है। नॉर्मली प्रोफेशनल आर्मीज नॉन मिलिट्री टारगेट्स पे नहीं करती हैं, लेकिन ये एक रिवेंज के तौर पे जब हमला किया गया है कि हम आपको बर्बाद कर देंगे अगर आपने ऐसा किया, उस एम और उस लक्ष्य के द्वारा किया गया है। इसीलिए इतनी ज़्यादा मिसाइल्स फायर की गई हैं, और्शनिक का इस्तेमाल किया गया है, और एक संदेश दिया गया है कि अगर आपने इस तरह की कोई दोबारा हरकत की तो और भी इसके अंजाम बहुत ज़्यादा होंगे। ये बेसिकली डिटरेंस के भाव से दिखाया गया है और रिवेंज के उसमें किया गया हमला है। बिल्कुल। और देखिए, इस बीच एक अहम खबर और अपने दर्शकों को बता दें, कीव पर हमले के बाद यूक्रेन का भी बदला सामने आया। रूस के सीमावर्ती इलाकों में यूक्रेन ने भी बमबारी की। कुर्स्क में गाइडेड बमों से तबाही मचाई गई है। केमिकल प्लांट पर भीषण बमबारी कर दी यूक्रेन ने। ये देखिए तस्वीरें ताजा हमले की। यूक्रेन की तरफ से कीव पर हुए हमलों का अब लिया जा रहा है बदला, बदले के जवाब में बदला। और एक और बड़ी खबर और्शनिक हमले को लेकर। और्शनिक हमले से ज़ेलेंस्की बहुत नाराज हैं। हमले का रूस से बदला अब यूक्रेन लेगा। रूस ने नागरिक ठिकानों पर हमला किया, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर यूक्रेन ने क्या किया। एक हॉस्टल पर हमला किया गया जहां पर कई छात्रों की मौत हो गई, और इसी के बाद पुतिन की तरफ से ऑर्डर दिया गया इन विध्वंसक हमलों का। और वहीं कीव में हमले वाली जगह पहुंचे हैं ज़ेलेंस्की। रूसी हमले में नुकसान का लिया गया है जायजा। रिहायशी स्कूल की इमारत में तबाही दिखी, तो रिहायशी इलाके और स्कूल की इमारत में जो तबाही है उसका मुआयना किया गया है। तस्वीरें आपके सामने। और एक और बड़ी खबर, कीव पर और्शनिक हमले के बाद यूरोपीय यूनियन में हड़कंप मचा हुआ है। ईयू को अब परमाणु युद्ध की आशंका और ज्यादा गहराती हुई नजर आ रही है। ईयू के विदेश नीति के चीफ
काजा कलास ने कहा है परमाणु युद्ध भड़काना चाहता है रूस। इस बात की संभावना अब ईयू की तरफ से जाहिर की जा रही है। तो ऑर्शनिक से प्रहार किया गया है। परमाणु युद्ध का डर अब सता रहा है कि कहीं ये जंग एटमी जंग में तब्दील ना हो जाए। इसे लेकर यूरोपियन यूनियन की तरफ से क्या दावा किया गया है, ये भी आपको बताते हैं। ये देखिए पूरी डिटेल आपके सामने। यूक्रेन वॉर को परमाणु युद्ध की तरफ ले जा रहा है रूस, ये कहा गया है। ऑर्शनिक के इस्तेमाल से रूस की डराने वाली रणनीति सामने आई है। पूरा जिम्मा जो है वो रूस के सिर मरने की कोशिश की है ईयू ने। ऑर्शनिक से हमले किए गए। पहला हमला देखिए कब हुआ, निप्रो में 21 नवंबर 2024 को। दूसरा हमला होता है लवीव में 9 जनवरी 2026 को। और अब तीसरा हमला अंजाम दिया गया है 24 मई 2026 को। और लुहांस्क में जिस तरह से एक स्कूल को टारगेट किया गया था उसका रूस ने बदला लेने की बात कही है। पश्चिमी देशों में बड़ा खौफ है। ऑर्शनिक मिसाइल को रोक पाना बहुत मुश्किल है, ये है इसकी वजह। टकराव बढ़ा तो पश्चिमी देश भी रूस के टारगेट पर आ जाएंगे, ये खतरा बरकरार है। यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने से रूस नाराज है। पोलैंड में अमेरिकी तैनाती से भी रूस में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। नाटो देशों की तरफ से, नाटो चीफ की तरफ से संदीप जी, दावे तो बड़े बड़े किए जा रहे हैं, धमकियां बड़ी बड़ी दी जा रही हैं, लेकिन क्या लगता है नाटो के अस्तित्व पर खतरे की एक तरफ बात होती है और दूसरी तरफ रूस यूक्रेन युद्ध में नाटो का इतना आक्रामक रुख, कैसे देखा जाए इसे? लेकिन नाटो में जो बिखराव है, जो डिवीजन है, मुझे लगता है इतिहास में ऐसा कभी रहा नहीं है। मैं भी कल ही का एक न्यूज़ अभी कोट कर रहा था कि जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि हमें पुतिन से डायरेक्ट बात करना होगा। हाँ। क्योंकि नेटो के लोगों ने देख चुका है, जितनी कंट्री देख लेके, इनका जो गार्जियन था वो मैंने बताया कि वेंटिलेटर पर है। तो एक तरफ अमेरिका और खुद नेटो से आर्टिकल 5 आपस में लड़ रहा है। हमने इसके पहले कई बार जिक्र कर चुके हैं ग्रीनलैंड को लेकर के। तो नेटो में जो डिवीजन है, और इस समय जेलेंस्की का फ्रस्ट्रेशन ये है कि जो इसको लगातार अमेरिका से इकोनॉमिक असिस्टेंस मिल रहा था और जेलेंस्की आराम से अपना बड़े टाइम काट रहे थे, वो बंद हो चुका है। अब उनको लगता है कि मिलने वाला कहाँ से है। तो ये एक जो बेचैनी है, इस पूरी सिचुएशन के लिए जेलेंस्की जिम्मेदार है। आप देखिए पिछले 2 सालों से लगातार रशिया यूक्रेन वॉर एक फेज आउट हो रहा था। धीरे धीरे एक ये आप कह सकते हैं कि जो वॉर का जो चरम था वो फेज हट गया था। लेकिन फिर से जेलेंस्की को लगा कि मेरा जो रेलेवेंस है वो खत्म हो रहा है। और इसके बाद से फिर उन्होंने क्या किया कि ईयू के कंट्री को झोंक दिया वहां पर। अब ईयू स्पेशली जो नाटो के कंट्री इस बात को लेकर परेशान है कि हम रक्षा किसी करें, अमेरिका से रक्षा अपनी करें कि ईरान से करें कि यूक्रेन से करें कि रशिया से करें। तो मुझे लगता है कि डिप्लोमेटिकली सबसे पहले जेलेंस्की को बैठकर समझाना पड़ेगा कि देखिए रशिया से मत भिड़िए। क्योंकि अब पहला ही कटक कभी बताया कि क्यों जिस दिन पुतिन ने चाह लिया, उस दिन क्यों पर जहां चाहेगा वहां मार सकता है। और ये ऑर्शनिक जो मिसाइल का भी जो टेस्ट किया गया, अटैक किया गया, मुझे लगता है ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो इसलिए दहशत है। जब अभी आप बता रहे न्यूक्लियर टेस्ट की रक्षा कर सकता है, उसके दहशत का रीजन यही है कि उनको मालूम कि यूक्रेन के अंदर उतना कैपेबिलिटी नहीं है कि उसको रोक पाए। लेकिन जेलेंस्की के मन में क्या है ये तो समय बताएगा। लेकिन इतना तय है कि ये जेलेंस्की नहीं चाहता है कि यूक्रेन सही से रहे, शांति से रहे। बिल्कुल, और ये बहुत सही कहा बात संदीप सर आपने कि और रही बात जो यूरोप के खतरे की, जो नाटो अमेरिका माइनस जो बाकी नाटो कंट्रीज खतरा रूस को लेकर दिखा रहे या फिर युद्ध की तैयारियों की खबरें आती है, क्या ताकत है अगर रूस से उसकी तुलना की जाए, ये सब जानते हैं। एक और बड़ी खबर, रूस और ब्रिटेन के बीच टकराव बढ़ने की आशंका और ज्यादा बढ़ गई। ब्रिटेन के खिलाफ रूस की बड़ी साजिश का दावा, हवा में रोका ब्रिटेन के रक्षा सचिव का विमान का जीपीएस सिग्नल अचानक से गायब ही हो गया। विमान पर रूसी इलेक्ट्रॉनिक अटैक का दावा है। तो हवा में ब्रिटेन के रक्षा सचिव की जान खतरे में। जी हां, जॉन हीली ने एस्टोनिया से ब्रिटेन की उड़ान भरी। उड़ान के दौरान जेट का जीपीएस काम करना बंद हो गया विमान के कॉकपिट में। इसके बाद अफरा तफरी मच गई। कोशिशों के बाद भी जीपीएस ठीक नहीं हो सका। लैपटॉप और स्मार्टफोन भी इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो पाए। विमान करीब 1 घंटे तक हवा में ही इसके बाद मंडराता रहा क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। पायलट को बैकअप नेविगेशन सिस्टम का सहारा लेना पड़ा। इसी के बाद
बिल्कुल, अब आपको मैप के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या। क्या रूस ने वाकई में इस साजिश को रचा था? आप जरा देखिए, ये मैप के जरिए इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, क्रमवार तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं कि हुआ क्या। एस्टोनिया से ब्रिटेन की जो उड़ान है, जो रक्षा सचिव है, जो उनकी उड़ान है वो एस्टोनिया से होती है। 3 घंटे की उड़ान के दौरान जीपीएस बंद रहा। यह वाकई बहुत खतरनाक सिचुएशन थी। जी और खतरनाक सिचुएशन इसलिए भी क्योंकि आशंका ये कि रूस ने ऐसा किया जिसकी वजह से ये हालात पैदा हुए। रूस पर जीपीएस को जैम करने का शक जताया जा रहा है और इसके बाद 1 घंटे तक हवा में ही यह विमान चक्कर लगाता रहता है और फिर बैकअप नेविगेशन सिस्टम के जरिए किसी तरह से विमान की लैंडिंग कराई जाती है। और इसी के बाद यह सवाल उठ रहा है कि क्या रूस ने वाकई इतनी बड़ी साजिश रची? बिल्कुल समीर और चतुर्वेदी सर, ये वाकई में हैरान करने वाली बात है, क्योंकि हम देख रहे हैं ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, कई बार ऐसे तल्ख बयान, यहां तक कि फ्रांस की तरफ से भी, बाकी नेटो कंट्रीज की तरफ से रूस को लेकर तल्ख बयान या मुकाबले की बात नजर आई। यहां तो कोई हमला भी नहीं हुआ। और अगर वाकई में रूस ने किया तो बिना हमले के ही कैसी दहशत मचा दी ब्रिटेन के अंदर, नेटो कंट्रीज के अंदर। यह साफ है ये पूरा वाकया। करुणा, मुझे लगता है कि ये परसेप्शन और विमर्श की एक लड़ाई है। इसमें सच्चाई काफ़ी परे है, क्योंकि अगर डिफेंस सेक्रेटरी हवा में है तो वो ग्लोनास सिस्टम, रशिया का ग्लोनास सिस्टम क्यों यूज़ करेंगे? वो अपने गैलीलियो या नेवस्टार जो अमेरिका का सिस्टम है, जो पूरे विश्व में है, हर आदमी और काफ़ी क्रेडिबल सिस्टम है, वो यूज़ करेंगे। लेकिन कुछ और हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के सिस्टम से या साइबर अटैक हो सकता है, वो चीज़ें मानी जा सकती हैं। लेकिन ये अगर कहा जाए कि उन्होंने अपना नेविगेशन सिस्टम बंद कर दिया और इसलिए ये हुआ, मुझे विश्वास नेविगेशन सिस्टम बंद करने की बात नहीं सर, वो जो कोई भी जीपीएस सिस्टम यूज कर रहे थे उसको जैम कर दिया रूस ने। रूस पर ये आरोप लग रहा है, जिसकी वजह से ये क्योस जो है हवा में पैदा हुआ। 1 घंटे तक हवा में ही चक्कर लगाता रहा ये विमान और फिर जो ऑप्शनल नेविगेशन सिस्टम था उसका इस्तेमाल करके किसी तरह से लैंडिंग की गई। नहीं, आप जो कह रहे हैं कि ये सही है कि अगर उसको जैमिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जीपीएस सिस्टम को लॉक करना मेरे नहीं लगता है। इसके और भी कारण हो सकते हैं जिस तरह से कर सकते हैं। ये दिस इज क्वाइट पॉसिबल और प्लॉजिबल भी है। ठीक है, आपको मुश्किल लग रहा है ये, जिस तरह से ये खबर सामने आ रही है, आपको नहीं लग रहा है कि रूस ऐसा करेगा या रूस ऐसा कर सकता है। बहरहाल यूक्रेन का रूस को बारूदी जवाब सामने आया है। क्रीमिया और मरियोपोल में हमले हुए हैं। यूक्रेनी सेना ने सड़क को टारगेट किया है। यूक्रेनी हमले में रूस को नुकसान की खबर है। ये देखिए तस्वीर। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेन को यूके और फ्रांस का झटका। सैन्य मदद बढ़ाने का जो प्लान है वो ठुकरा दिया है। जीडीपी का 0.25% यूक्रेन पर नहीं करेंगे अब खर्च। नेटो के प्लान को नहीं मिली है मंजूरी। सैन्य मदद बढ़ाने का जो प्लान है उसे ठुकरा दिया गया। तो देखिए, ब्रिटेन और फ्रांस ने नाटो का प्लान रोका। यूक्रेन को सैन्य मदद को बड़ा झटका लगा है। यूके, फ्रांस ने रोका बड़ा फंड प्लान। नाटो का नया प्लान क्या है? यूक्रेन को हर देश जीडीपी का 0.25% देगा, 0.25%। प्लान का विरोध किया गया। अब विरोध कौन कौन कर रहा है? यूके, इटली, स्पेन, फ्रांस और कनाडा जैसे देश अब इसके विरोध में उतर आए। सोचिए आप किस तरह से जेलेंस्की के लिए बड़ा झटका है ये खबर। अमेरिका ने कम की है यूक्रेन की मदद और ऐसे में अब यूक्रेन को लेकर डोनाल्ड ट्रंप काफी ज्यादा सख्त नजर आ रहे हैं। यूरोपीय देश युद्ध का खर्च उठा रहे हैं और अब यूके और फ्रांस जैसे देश जो हैं वो भी आगे आकर नाटो के प्लान को रोकते नजर आ रहे हैं। संदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप जी, किस तरह से आप देख रहे हैं? अभी हम और आप बात ही कर रहे थे नाटो के रुख की, और यहां तो अब नाटो के कई महत्वपूर्ण देश भी अमेरिका की हां में हां मिलाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। मतलब भले ही खुलकर यह कहा ना जाए, लेकिन सोच मिलने लगी है ट्रंप के बयानों से। समीर जी, इसी बात पर भी डिस्कशन हो रहा था हमारा आपका
कि आखिर नाटो में बिखराव क्यों है। ये एक्चुअली बिखराव नहीं है। हाँ। और ये जो डिसीजन है ये डिसीजन बहुत ही रियलिस्टिक डिसीजन है। ये डिसीजन ये है कि 1945 का ये नाटो नहीं है कि जहां पर कलेक्टिव सिक्योरिटी होगी, एक पर अटैक सभी पर अटैक माना जाएगा। यहां पर क्या है कि राष्ट्रीय हित इंपॉर्टेंट है। हर कंट्री की अपनी एक प्राथमिकता, वो क्यों वॉर पर आना चाहेंगे। उस समय जब जेलेंस्की अपने देश की वॉर इकोनॉमी पर देश चलाना चाहते हैं, उस समय जब उसको लगा कि अमेरिका ने 4 साल तक सहयोग किया, अब ट्रंप हटे, तो मैं थोड़ा नाटो की तरफ जाता हूं। नाटो के कंट्री ने समझ लिया है कि या तो आप बात कीजिए, नेगोशिएशन पर आइए, और बात करना तो डायरेक्ट पुतिन से बात कीजिए, बीच में किसी को मत लाइए। मैंने जॉर्ज मेलोनी का एग्जांपल दिया। और नहीं तो हम आपकी जो इकोनॉमी को जो सपोर्ट कर रहे हैं वो बंद कर देंगे। और यही डिस्कशन आ रहा था, अभी न्यूज में आपने दिखा दिया कि अब ये जो वक्त है, ये वक्त राष्ट्रीय हित का है। मैं हमेशा कह चुका हूं कि कलेक्टिव सिक्योरिटी का नहीं है, सामूहिक सुरक्षा का समय गया। द टाइम इज गॉन। अब हर राष्ट्र बात करना चाहता है कि मैं अपनी इकोनॉमी रिकंस्ट्रक्शन पर क्यों लगाऊं, वॉर पर क्यों लगाएं। हम अपनी इकोनॉमी, और इसका जीता जागता एग्जांपल यूके का है। जब ब्रेक्जिट से जब यूके जो ईयू से बाहर निकला था 2016 में, और यूके ने कहा, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको बता दूं तो अभी यूएई का है, जब उसने वहां से ओपेक से बाहर निकला। तो कह सकते हैं कि आज का जो दौर है, ये कंट्री अपने खुद आर्थिक विकास पर ध्यान देते हैं। कोई युद्ध पे जा रहा है, जाने दीजिए। जेलेंस्की को नहीं समझ में आता है तो वॉर करने दीजिए। लेकिन अब नाटो के कंट्री वो उस पोजीशन में नहीं है। बिल्कुल संदीप सर, और ये हमने देखा भी कि कैसे वक्त वक्त पर ये तमाम जो देश है वहां पर अंदर से अंदरूनी दबाव भी आम लोगों का है। वो भी नहीं चाहते कि जो ये युद्ध है उसको और फ्यूल किया जाए और इस पर बेतहाशा खर्च किया जाए, जब पहले से इन सभी इकोनॉमीज पर बहुत बड़ा दबाव है। एक और बड़ी खबर, फ्रांस और बेलारूस के बीच टकराव बढ़ गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की बेलारूस को चेतावनी डायरेक्ट, यूक्रेन के खिलाफ जंग में न उतरे बेलारूस। मैक्रो और लुकाशेंको की फोन पर बात हुई है। तो फ्रांस वर्सेस बेलारूस, नए युद्ध की शुरुआत। जी हां, देखिए मैक्रो क्या चेतावनी दे रहे हैं, उनकी वार्निंग क्या है। रूस यूक्रेन युद्ध में शामिल ना हो बेलारूस, जंग में शामिल होने पर बेलारूस को अंजाम भुगतना होगा, यह धमकी है। यूरोप से संबंध सुधारने की कोशिश करे बेलारूस। टकराव की वजह क्या है? रूस के साथ दरअसल एटमी ड्रिल में शामिल हुआ था बेलारूस। बेलारूस में रूस के कई हथियार तैनात होने का भी दावा किया जा रहा है। बेलारूस में रूस के लॉन्चिंग पैड और कई ट्रेनिंग सेंटर्स मौजूद हैं। बेलारूस से यूक्रेन के उत्तरी हिस्से में हमलों की भी आशंका जताई जा रही है और यही वजह है कि फ्रांस वार्निंग देता नजर आ रहा है सीधे बेलारूस को। एक और अहम खबर है, यूरोप में भीषण युद्ध की आहट से जुड़ी। अलर्ट मोड में नॉर्वे की सेना है। रूस के खिलाफ जंगी तैयारी की जा रही है। बड़े पैमाने पर इमरजेंसी ड्रिल हो रही है। रूस के पास वाले इलाकों पर इस ड्रिल में किया जा रहा है फोकस। तो नॉर्वे तैयार है क्या? युद्ध का विस्तार होने वाला है, संकेत क्या है? नॉर्वे ने शुरू कर दी है जंग की तैयारी। बड़े पैमाने पर इमरजेंसी ड्रिल को अंजाम दिया गया। एयर रेड शेल्टर सिस्टम का विस्तार किया गया। रूस के पास वाले नॉर्दर्न इलाकों पर फोकस है। अब यह तैयारी कैसी है? एयर रेड शेल्टर को अपग्रेड किया जा रहा है। हमलों से बचने के लिए लोगों को सुरक्षा गाइड भी किया जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है। और चलिए, लगातार हमारी जो वॉर कवरेज है वो जारी। अभी के लिए इतना ही, और हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। जी हां, अगली बड़ी खबर दिल्ली से जुड़ी है, जीपीएस सिस्टम से जुड़ी है। दिल्ली एयरपोर्ट पर फिर जीपीएस स्पूफिंग हुई है। शनिवार शाम को 16 से 18 विमानों में जीपीएस स्पूफिंग की खबर है। विमानों के रेडियो सिग्नल पर साइबर अटैक का शक जताया जा रहा है। एटीसी ने विमानों के बीच दूरी बढ़ा दी थी। एहतियाती तौर पर यह कदम उठाया गया एयर ट्रैफिक कंट्रोल की तरफ से। एयरपोर्ट पर कई फ्लाइट्स में इसकी वजह से देरी हुई। तो यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। करीब 18 विमानों ने जीपीएस स्पूफिंग की शिकायत की है। सोर्सेस के हवाले से यह खबर सामने आ रही है और सरकारी एजेंसियां जीपीएस स्पूफिंग की जांच में जुटी हुई हैं। और एहतियाती तौर पर यह कदम उठाया गया था कि एटीसी ने विमानों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे बढ़ा दिया था। यह तो बड़ी गंभीर खबर इस वक्त सामने आ रही है। कुमार कुंदन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार, जरा बताइए हुआ क्या और इसका इलाज क्या है?
देखिए समीर, ये पहले भी इस तरह की घटना हो चुकी है। सबसे मजेदार बात यह है कि ये घटना उस समय हुई जब एक बड़े विदेशी मेहमान हिंदुस्तान आए। हाँ। उसके थोड़े समय बाद ही हुई। तो ये जो पूरी घटनाक्रम है, ये घटनाक्रम को कई वजहों से देखा जा रहा है और यह समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार ये जो जीपीएस की जो परेशानी हुई है, कि ये क्यों हुआ और किस लिए हुआ, किस तरह से हुआ और क्या इसमें कोई इंटरनेशनल मतलब हैकर या तमाम तरह की शामिल थी, इस सब पर जो है जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है वो जानने की कोशिश कर रहा है। मजेदार बात यह है कि इससे पहले भी इस तरह की घटना हो चुकी है और जिस समय यह घटना हुई उसके टाइमिंग को लेकर सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसे समय में हुई जब कोई एक अंतर्राष्ट्रीय मेहमान हमारे यहाँ आ रहे थे और उसके थोड़े देर बाद ही इस तरह की घटना हुई जिसकी वजह से विमानों के परिचालन में परेशानी हुई। तो ये एक बड़ा मुद्दा है जिस पर फिलहाल अभी जानकारी जुटाने की कोशिश मंत्रालय की ओर से की जा रही है। तो बिल्कुल एक बार फिर से जीपीएस स्पूफिंग की एक घटना और इसको लेकर और ज्यादा जानकारी मंत्रालय की तरफ से जुटाई जा रही है। इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुमार कुंदन इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए अब बात करते हैं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के भारत दौरे की। तो भारत दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, ये देखिए आप आगरा का दीदार करने के लिए पहुंचे, साथ में उनकी पत्नी मौजूद है। मार्को रूबियो का परिवार इस वक्त आगरा पहुंचा हुआ है। आगरा में उन्होंने ताजमहल का दीदार किया है, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पत्नी के साथ रूबियो ने ताजमहल के सामने तस्वीर भी खिंचवाई है। आगरा पहुंचने से पहले रूबियो ने कहा यह दुनिया के अजूबों में से एक है। भारत विशाल देश है और यहाँ पर देखने के लिए बहुत कुछ खास है। और समीर, जैसा मैं देख पा रहा हूँ ये वही खास बेंच है जहां पर इससे पहले भी हमने देखा कई जो राष्ट्राध्यक्ष आए और उन्होंने भी इसी बेंच पर बैठकर पहले भी तस्वीर खिंचवाई है। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि भारत में हर परिवार के पास एक ना एक तस्वीर ऐसी जरूर होगी जिसमें कोई ना कोई परिवार का शख्स इसी बेंच पर बैठकर ताजमहल के सामने फोटो खिंचवाता है और वो फोटो हर जगह लगी होती है। मार्को रूबियो भारत आए हुए हैं और जितने भी विदेशी मेहमान भारत आते हैं, अगर उनके पास वक्त है तो ताजमहल के दीदार के लिए जरूर पहुंचते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ताजमहल का दीदार करते हुए ये तस्वीरें।